नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। नई सुबह जो होती है वो हमारे लिए बेहद ख़ास होती है। एक नया मौका अपने दिन को साकार करने का, एक नई उम्मीद अपने सपनों को पूरा करने का। इसलिए हमारे तरफ से एक कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम ज़रूर करें ताकि हमारा ये जो पूरा दिन है वो मुकम्मल हो जाए। और जब कार्यक्रम की शुरुआत हम बिहार बिहान के माध्यम से करते हैं, आपके दिन को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप मोटिवेट हो सके। तो वाकई ही यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपका दिन पूरी तरीके से अच्छे से बीतने वाला है। आज के इस कार्यक्रम बिहार बिहान में भी हम अपने विशेष मेहमान को लेकर उपस्थित हो गए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अनमोल वचन हम आपको दिखाते हैं, महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें आपको बताते हैं। आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। बात फिल्मों की आती है तो कई ऐसे सवाल हैं जो मन में स्वतः ही आ जाते हैं। आज उन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हैं सनोज मिश्रा जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सनोज जी जी जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार, प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। आज सुबह सुबह आप लोगों के सामने हूँ। रेखा जी के साथ आपसे डिस्कस होगी हमारी फिल्मों को लेकर, सिनेमा को लेकर और मनोरंजन जगत से जो बहुत सारी बातें हैं आज आपके बीच में रखने वाला हूँ। सनोज जी, जब बातें फिल्मों की होती हैं तो जी लोगों के मन में आता है कि मैं बड़े स्क्रीन पे आऊँगा या फिर मैं बड़े स्क्रीन पे आऊँगी, जी मेरी खूबसूरती को लोग देखेंगे, मेरे टैलेंट को लोग देखेंगे। जी लेकिन डायरेक्शन एक ऐसा पार्ट है, आप अपने दर्शकों को बताऊं कि आप फिल्म निर्देशन में हैं, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, लोगों को निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको एक्टिंग करनी है। और साथ ही निर्देशन के कई ऐसी चीज़ें होती जी हैं जिस पे आप मुख्य रूप से फोकस्ड होते हैं। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत ज़रूर करेंगे। जी लेकिन निर्देशन के क्षेत्र में आने के विषय में जैसा मैंने आपको सुना कि आपको गायकी का शौक था हाँ जी हाँ और जी गायकी के इस शौक ने आपको मुंबई पहुंचाया। जी उसके बाद आपने निर्देशन के क्षेत्र में करियर बनाने का हाँ जी सोचा। जी जी तो जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय रेखा में जी, आप? एक्चुअल में क्या है कि पहले का जो टाइम था 80s और 90s का दौर, उसमें हमारे लिए जो सबसे नज़दीक मनोरंजन का साधन हुआ करता था वो रेडियो था। टीवी भी था, दूरदर्शन था, लेकिन वो थोड़ा रीच से बाहर था क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव में रहता था। तो कभी लाइट नहीं आती थी और गांव में एक दो ही टेलीविज़न हुआ करते थे उन दिनों। तो रेडियो मेरे बड़ा करीब था। रेडियो पर गाने सुनता था, फिल्मों के बारे में बातें सुनता था और वहीं से धीरे धीरे, वो शायद 8वीं या 10वीं क्लास में था, तभी से मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ करना है तो इसी फील्ड में करूँगा। और वो बातें जो हमारी टीवी पर और रेडियो की थी, वो धीरे धीरे एक सपने का रूप रखने लगी और मैं फाइनली, चूँकि उस वक्त मैं अपने घर में भी या बाहर भी कभी किसी से शो ऑफ नहीं कर सकता था कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं सिंगर बनूँगा। क्योंकि मैं जैसे सुनता था, मुझे लगता था मुझे भी पूरी दुनिया सुनेगी एक दिन। और वो सपना लेकर मैं 93 में पहली बार मुंबई पहुंचा। और चूँकि बचपना था, एज नहीं थी, समझ नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि सिंगर बनता कैसे है आदमी। और मुंबई गया तो मैंने वहाँ पर अपने तरीके से संघर्ष शुरू किया। अपने तरीके से, उन दिनों ना कोई सोशल मीडिया था और ना ही संपर्क के साधन नहीं थे, बहुत कम चीज़ें थी। लेकिन जो चीज़ें थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम लोगों से संपर्क हो पाता था। उन्हीं सी चीज़ों के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और मुझे लगा कि एक ना एक दिन मैं बड़ा सिंगर ज़रूर बनूंगा। लेकिन सिंगर बनना कैसे होता है ये मुझे भी पता नहीं था। कई सारे बड़ी म्यूज़िक डायरेक्टर के टच में था, मिलना जुलना होता था और उन्हीं में एक नाम था स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव जी का। बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। वो जितने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे वो। और उन्होंने ही मुझे एक तरह से देखा जाए तो एक नया रास्ता बताया, एक नई दिशा दी। बहुत दिनों तक मैं उनके पीछे लगा रहा, तो एक बार उन्होंने मुझे बुला लिया कि आज तुम्हारा गाना डब करेंगे। और उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मैं गया वहाँ पर। तो मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, गाना डब कैसे होता है और सिंगर बनने के लिए सीखना भी होता है, ये बात मुझे उस वक्त तक पता नहीं थी।
और उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए जब कहा तो मेरे गले से आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। मैं इतना घबरा गया और मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं हताश हो गया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले आपको सीखना चाहिए, आप सीखोगे तब तो गा पाओगे आप। मुझे कुछ आता नहीं था। तो उस दिन से मैंने फिर एक सोचा कि अब शायद ये चीज़ मेरे बस की नहीं है और मैं सीखूंगा तो लोग बताने लगे कि 10 साल लगता है, कोई 20 साल लगता है, कोई बोलते ज़िंदगी भर आदमी सीखते रह जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये फील्ड मेरे बस की नहीं है और मैंने पता किया कि भाई फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है, तो लोगों ने कहा डायरेक्टर होता है। तो उस दिन से मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टर बनूँगा और साल 2 साल गंवाने के बाद एक नया ट्रैक शुरू हुआ मेरा और वो था फ़िल्म डायरेक्शन का। आपने जैसे अभी कहा कि यहाँ पे आपको रोकना जी, चाहूँगी जी, सनोज जी, जैसा जी। कि आपने बताया कि गायकी से आपने शुरुआत करने की हाँ जी। कोशिश की, लेकिन हौसले आपके कम नहीं थे, क्योंकि आपने जी, ये देखा कि डायरेक्शन फिल्म में जी, सबसे बड़ा पद कौन सा होता जी, है। तो वहाँ भी आपके सपने बहुत बड़े थे कि नहीं, मुझे एक बड़े पोस्ट पे जाना है, जी, उस जी, पोस्ट पे जाना है जहाँ से लोग कुछ बड़ा कर सकते जी, हैं। जी, तो उस बिल्कुल। समय भी ख्वाहिशें आपकी बहुत बड़ी थी। जी, बिल्कुल थी। ये नहीं कह सकते कि हाँ, थोड़ी हताशा हुई, निराशा हुई। उस समय भी आपने सोचा कि नहीं, मुझे एक बड़े पोस्ट पे जाना है ऑफ़ कोर्स। और ये पता किया कि सबसे बड़ा पद क्या होता जी, है। जी, जी। यदि हम बात करें आपके बचपन के दिनों की, हाँ शुरुआती जी, दिनों की, तो क्या जी। घर परिवार में शुरू से फ़िल्मों का माहौल था? बिल्कुल क्या नहीं कुछ था। कहेंगे? नहीं, नहीं, फ़िल्मों का माहौल तो जाने दीजिए, हम लोग फ़िल्म के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि फ़िल्म अच्छा। एक अलग दुनिया थी, एक ड्रीम था, एक सपना था और वो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल वाली बातें थीं और ऐसे हालातों में जहाँ पर एक गरीब किसान, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं जुड़ा रहा हूँ और वहाँ पर सिनेमा फ़िल्म की बात करना तो बहुत बड़ी बेईमानी थी, वो भी 90s और 80s में। आज तो फिर भी चलिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है सिनेमा। पहले मुंबई था, आज मुंबई से चल के अपने यहाँ बिहार भी आ गया है। हर शहर, छोटे-छोटे शहरों में भी सिनेमा बनता है। लेकिन उन दिनों ये पॉसिबल नहीं था। बिहार में मैं उस दिनों सोचता था कि बहुत, कभी कोई बोलता 20 साल पहले किसी फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। आज तो हर जगह माहौल ऐसा बन गया है। तो जहाँ तक स्पेशल घर की बात थी हमारे, तो घर में कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था और तब तक नहीं सोचा जब तक मेरी फ़िल्मों को थिएटर में लोगों ने नहीं देखा। तब लोगों को लगा कि हाँ, वाक़ई में सिनेमा बनाने लगा हूँ मैं। तो माहौल बिल्कुल नहीं था, बस वही था कि रेडियो ही मेरा दोस्त था और रेडियो से ही मेरी शुरुआत हुई और मैं जब मुंबई भी गया तो मेरे साथ रेडियो ही था और मैं उसी के साथ अपना टाइम बिताता था, वही मेरा दोस्त था और वही सब कुछ था। मतलब एक तरह से, चूँकि इस अनजान शहर में और कोई मेरा जानने वाला भी नहीं था, तो मैं रेडियो दूरदर्शन को बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जिन्होंने मुझे थोड़ा प्रेरित किया और जो भी चीज़ें रही हैं, आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सब रेडियो और दूरदर्शन की ही देन है मेरे लिए। जी, निर्देशन में जाने का जब आपने तय किया कि मुझे फ़िल्म जी, डायरेक्टर बनना है, जी, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि शहर नया था, जी, एक जो मंज़िल थी, वो नई मंज़िल थी। हाँ। किस तरीके से आपने इसे फ़ेस किया? हाँ, चूँकि मैं बहुत अकेला और एकाकी रहता था, शहर में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मेरे कैटेगरी के लोग थे नहीं। जो लोग थे बहुत बड़े थे या फिर मेरी रीच से बाहर थे, मेरी पकड़ से बाहर थे, तो मैं खुद ही अपना दोस्त था और अपने तरीके से चीज़ों को सोचता था। अब जैसे मैंने डायरेक्शन में जाने के लिए जब सोचा, तो काम भी मिलना बड़ा मुश्किल था, वहाँ भी सीखना था। तो शुरुआत हुई किसी की सिफ़ारिश पर और मैंने जब धीरे-धीरे सीखना शुरू किया, साल 2 साल 3 साल जब बीत गए और मैं काम करने लगा रेगुलर, मतलब मुझे टेक्निकली चीज़ें आने लगी, लोग मुझे बुलाने लगे। फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि चलो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, लोगों से मुझे खर्चे भर के लिए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो समय कैसा कब आएगा जब मैं खुद डायरेक्टर बनूँगा या कितने करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं, वो आदमी कौन होगा जो मुझ पे करोड़ों रुपए खर्च करेगा। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय रहता था और मैं इसमें हमेशा सोचता रहता था कि कैसे होता है ये? क्योंकि जहाँ पर सिनेमा बनता है, जहाँ पर फ़िल्में बनती थी, जो लोग फ़िल्म बनाते थे, उसके आगे पीछे क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे सिर्फ़ टेक्निकली चीज़ें जो मैं सीखता था, लोगों के बीच में जो काम करता था, वही आता था। लेकिन ये सवाल मुझे बहुत चिंता में रखता था हमेशा कि मैं कैसे डायरेक्टर कैसे बनूँगा आगे इन इन फ्यूचर, और ये सवाल लगातार 10 साल तक बना रहा। आज तो बहुत जल्दी लोग शुरुआत कर देते हैं, चूँकि डिजिटल मीडिया और डिजिटल सिनेमा होने की वजह से आसान है। उन दिनों नेगेटिव पर फ़िल्में बनती थी, रील पर फ़िल्में बनती थीं और बहुत ही रेयर केसेस में नए लोगों की एंट्री होती थी सिनेमा में और मीडिया जगत में। तो एक बहुत मुश्किल ही था मेरे लिए और 10 सालों के बाद जब एक शुरुआत हुई, तो सारा सिस्टम, सारी चीज़ें जब समझ में आई तो लगा कि नहीं, फ़िल्म बनाने के साथ-साथ आपको
सिनेमा कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और उसका बिजनेस कैसे होगा, आप बिजनेस कैसे करके देंगे जो पैसा फिल्म में लगा रहे हैं लोग। ये सब सारी चीज़ें 10 साल लग गया मुझे समझने में, और 2006 या 7 से मैंने अपनी पहली फिल्म से बतौर निर्देशक शुरुआत की। जी, क्या होता है निर्देशन का काम, यदि हम बातचीत करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जी। उनके मन में ये सवाल होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि निर्देशन का काम होता है कि एक्टर को, एक्ट्रेस को, या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं जी। उनको आप गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी, उससे परे यदि हम बात करें तो निर्देशक को कई चीज़ों पर ध्यान जी, जी, ध्यान जी, करना हाँ जी। पड़ता है। क्या कुछ होता है निर्देशन का काम, निर्देशक किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है एक फिल्मों में, जी। इसके विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है रेखा जी कि अगर मैं कम शब्दों में इसको डिस्क्राइब करूं, तो एक लेखक होता है जो एक सपने को देखता है और कलम से उसको स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं लिखता है और कहानी लिखता है एक, और उस कलम से लिखी हुई कहानी को दर्शकों के सामने लाना निर्देशक का काम होता है। वो कलम से लिखी कहानी को कैमरे से लिखता है, उस सपने को कैमरे से लोगों के सामने जीवंत करता है, कलम की चीज़ों को कैमरे से उतारता है कैनवास पर, और हर उस किरदार को जीता है जो उस फिल्म में काम कर रहा होता है। वो इसका एक ड्रीम होता है कि मेरा सपना कुछ इस तरह से है, ये किरदार इस तरह से है, ये किरदार ऐसा रहेगा। तो हर किरदार में, चाहे वो अच्छा किरदार हो, चाहे बुरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर एक चीज़ पर उसकी बड़ी पारखी नज़र रहती है। जस्ट लाइक कैनवास पे जो हम पेंटिंग करते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मैं सिनेमा बनाता हूँ तो कैनवास की एक पेंटिंग है जिसमें हर एक रंग का एक अपना एक महत्व है, हर एक चीज़ का एक महत्व है, छोटे छोटे किरदार का भी एक महत्व है। तो कलम से लिखी हुई चीज़ को कैमरे से लिखने वाला ही निर्देशक होता है। कम शब्दों में इसको ऐसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन उस सपने के हर एक पहलू पर, यहाँ तक कि बिजनेस से लेकर, वो तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन बिजनेस से लेकर जो क्रिएटिविटी होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा महत्व रखती हैं एक डायरेक्टर के लिए, एक निर्देशक के लिए। और मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने बहुत बड़े बड़े निर्देशक और बड़ी फिल्मों के साथ अपना शुरुआत की में और आज काम कर रहा हूँ। जी, किन के साथ काम करने का आपको मौका मिला, कैसा अनुभव रहा, इसके विषय में अपने अनुभव ज़रूर साझा जी, करें जी, हमसे। बिल्कुल। एक्चुअल में 90s के दौर में मेरी किसी फ़िल्म से शुरुआत हुई, और वो बहुत बड़ी फ़िल्म थी। उसमें बहुत से बड़े-बड़े एक्टर थे। उसमें सनी देओल साहब थे, जूही चावला जी थी, आशीष विद्यार्थी, ऐसे बहुत सारे किरदार जिनको मैं सिर्फ़ टीवी पर या सिनेमा में देखता था। उनके साथ पहली बार मुझे जब काम करने का मौका मिला, तो एक ऐसा अनुभव था मुझे कि लगता था कि जैसे मैं किसी अलग दुनिया में आ गया हूँ, या मेरे आसपास जो भी हो रहा है ये सब एक सपना है। क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी मेरे लिए, और शुरुआत से ही बहुत बड़े बड़े कलाकारों के बीच में जाना और उनके पास में खड़ा होना, वही मेरे लिए बड़ी बात थी। तो आप कह सकते हैं कि कई सारी बड़ी फ़िल्मों का मैं हिस्सा रहा, और जिसमें मैंने ज़्यादातर जो फ़िल्में की, उसमें सनी पाजी के साथ मैंने ज़्यादा काम किया है, और देओल फैमिली के साथ मेरा अच्छा अटैचमेंट रहा है, आज भी है, और शायद इन फ्यूचर में बहुत जल्द उन लोगों के साथ फिर से काम करने वाला हूँ बतौर निर्देशक। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा रेखा जी, कि मेरी जो शुरुआत हुई थी इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर, तो उसके पहले मैं एक फ़िल्म कर रहा था जिसमें निर्मल पांडे जी, जो हमारे बीच अभी नहीं हैं, बहुत ही सीनियर कलाकार थे, और बैंडिट क्वीन से उन्होंने अपने करियर की शायद शुरुआत की थी। तो मैं उनका सहायक हुआ करता था एक समय में मैं इनके साथ करीब 3-4 साल तक मैंने काम किया, और जिस भी फ़िल्म में रहते थे मैं उनके साथ रहता था। और मेरा मन था, ऐसी इच्छा थी कि जब कभी भी मैं डायरेक्टर बनूं, तो मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म में निर्मल दादा मेरे साथ काम करें। और 2007 में मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ, और उन्होंने मेरे साथ लगातार 2 फ़िल्में की। तो ये भी मेरे लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि रही है ज़िंदगी की, कि मैंने जो सोचा और वो चीज़ें मैंने अपनी आँखों के सामने पूरा होता हुआ भी देखा। अपने किन फिल्मों का ज़िक्र करना चाहेंगे? किन फिल्मों का अभी तक निर्देशन आपने किया है? जी। कितनी फ़िल्में आपके अंडर में निर्देशित हुई हैं? क्या हाँ। कुछ बताएँगे आप? मेरी कुछ 6-7 फ़िल्में हैं जो अभी तक मार्केट में हैं, लोगों के बीच में हैं, और जिसमें मेरी अभी तक की सबसे अच्छी जो कलाकृति है, उसको मैं कलाकृति कहता हूँ, वो है फ़िल्म गांधीगिरी। एक बहुत अच्छे सोशल इशू को लेकर के मैंने इस फ़िल्म को बनाया था, और उसमें स्वर्गीय ओमपुरी साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो उनकी शायद आखिरी फ़िल्म थी, क्योंकि उसी फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान ही फिर उस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो फ़िल्म और उसके मैसेज और उसमें उनकी जो अदाकारी है, उसको लोग आज भी उस पे चर्चा करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। उस फ़िल्म को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, बहुत जगह वो कई सारे फेस्टिवल्स में अपीयर हुई फ़िल्म,
और आज भी होती रहती है, तो मुझे खुशी होती है। उसके साथ ही कई सारी मैंने कमर्शियल फ़िल्में भी की हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई फ़िल्म करूँ तो कुछ थोड़ा-सा लीक से अलग हट के हो। वो चाहे सब्जेक्ट हो या चाहे जो भी चीज़ें हों, कुछ तो अलग चाहिए मुझे। मैं उस भीड़-चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहाँ पर हर एक ही तरह की जो फ़िल्में बनती हैं, या बहुत ज़्यादा एक्शन, मार-धाड़। मेरा जो अपना फ़ेवरेट रहा है वो है सोशल इश्यूज़, पॉलिटिक्स, और जो हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, एक आम जनमानस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा फैंटेसी में मैं नहीं जाता हूँ, ना मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। हो सकता है कोई एक आध फ़िल्में मैंने ऐसी की हों, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जो अंदर अंतरात्मा जो कहती है, वही कहती है कि एक आम इंसान की कहानी, आम ज़िंदगी की चीज़ों को लेकर आऊँ सामने। और इसमें मैंने कई सारी ऐसी फ़िल्में बनाई हैं, जिसमें काशी टू कश्मीर है, तराना द ब्लैक स्टोरी है, शशांक है, अभी सुशांत सिंह राजपूत जी के लाइफ़स्टाइल पर तो उससे इंस्पायर्ड फ़िल्म थी वो। और इस तरह की फ़िल्में, राम की जन्मभूमि है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं हमारे देश में, जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें लगता है कि एक अच्छे मनोरंजक ढंग से लोगों के सामने लाया जाए, तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा निराकरण भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स में भी चीज़ें हैं, अपने समाज में भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करने से बचते हैं। मैं ऐसे विषयों पर फ़िल्म बनाने की कोशिश करता हूँ, और आगे भी करूँगा मैं। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि जब बात फ़िल्मों की होती है, जी। तो लोगों के ज़हन में एक ही बात होती है, और वो होता है एंटरटेनमेंट। उनको लगता हाँ, है कि यदि हम मनोरंजन के क्षेत्र में मुझे जाना जी। है या फ़िल्म देखेंगे, तो मुझे 3 घंटे का मनोरंजन हाँ, जी, मिलेगा। हाँ जी। लेकिन यदि हम ये सोच के फ़िल्म देखें कि हर फ़िल्म एक संदेश देती है, जी, हर जी। फ़िल्मों के पीछे कुछ ना कुछ एक सोशल इश्यूज़ होते हैं, जिस पर ये फ़िल्में बनाई गई हैं, जी, तो जी। मनोरंजन के साथ-साथ कुछ संदेश भी ज़रूर लोगों के बीच में जाएगा। जी, रेखा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए। और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि फ़िल्म में मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा जाए। भले ही मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा भी उठाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको ऐसे तरीके से उठाऊँ कि उस एंटरटेनमेंट के ज़रिए ही लोगों तक मेरी बात भी पहुँच जाए, और लोगों का सिनेमा हॉल में जाने का जो मकसद होता है, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं या कुछ नया लेने के लिए जाते हैं, वो चीज़ें भी फुलफ़िल हो जाएँ। तो कोशिश ये रहती है कि अपनी चीज़ों को मनोरंजक ढंग से सामने रखना, वरना लोग फिर उसको डॉक्यूमेंट्री या फिर अलग उस लैंग्वेज में लेके जाएँगे। तो ये ज़िम्मेदारी बनती है, और बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप एक बड़े किसी इश्यू को और बड़े मनोरंजक ढंग से लोगों के सामने रख रहे हों। तो एक ज़िम्मेदारी बनती है बड़ी, और ये बहुत शोध का विषय होता है, रिसर्च का विषय होता है। और जब स्क्रिप्टिंग होती है, उस पर भी बहुत सारा काम करना पड़ता है कि मनोरंजन का ध्यान बेसिक है, दर्शक के लिए सबसे बड़ा बेस है मनोरंजन। वो चीज़ ना कहीं छूटने पाए हमसे। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखता हूँ मैं अपनी फ़िल्मों में। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि यदि हम अपने भारत की बात करें, तो जी। यहाँ पर लोग सोशल इश्यूज़ पर फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, जो कि लगभग मध्यम वर्गीय सोच सभी की होती है। जी, सभी जी। लोग चाहते हैं एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे से पूरी एकजुटता के साथ जी रहें। हाँ, यदि जी। हम धार्मिक फ़िल्मों का ज़िक्र करें, जी। यदि हम पारिवारिक फ़िल्मों का ज़िक्र करें, तो और सारी फ़िल्मों की बनस्पत ये ज़्यादा दिनों तक लगी रहती है सिनेमा हॉल में। हाँ जी, हाँ जी। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ मनोरंजन के साथ उसमें संदेश भी होता है। जी, जी। यदि हम बात करें फ़िल्मों के नाम की, सनोज जी, हाँ, हाँ। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है फ़िल्म की पॉपुलैरिटी पे, फ़िल्म की सफलता पे? आज थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। यदि जी। हम भोजपुरी फ़िल्मों में देखें, तो हिंदी के नाम उसके आ रहे हैं, ये पता नहीं चलता कि ये भोजपुरी फ़िल्में हैं। हाँ, हाँ, यदि हम हाँ। हिंदी फ़िल्मों का ज़िक्र करें, तो इंग्लिश नाम आ रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लाइक वंस जी। अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जी, जी। और फ़िल्में हैं हिंदी में। तो इस तरीके की जो चीज़ें मिक्सअप होती जा रही हैं हाँ। फ़िल्मों में, तो क्या एक डायरेक्टर के तौर पर मैं जानना चाहूँगी कि इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या ये सही है? एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले जो अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है हमें, वो है फ़िल्म का नाम। और नाम के पीछे बहुत सारा वर्क होता है, उस पे बहुत सारा काम होता है। कुल 100 नाम लेकर हम लोग चलते हैं, फिर उसमें छाँटते-छाँटते कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ये तो बहुत पुराना है, ये घिसा-पिटा है, ये पुराना लगेगा, या इस पर फ़िल्में आ चुकी हैं। तो इस तरह से होते-होते फिर होता है कुछ यूनिक हो, चूँकि आपका नाम ही आपकी आइडेंटिटी है, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे फ़िल्म हो। तो इस पर बहुत ही सावधानी से काम करने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि ये जो आपने बदलाव की बात कही है कि रीजनल फ़िल्मों के नाम भी हिंदी के नाम से होते हैं, या बहुत सारी ऐसी फ़िल्में होती भी हैं, हिंदी में होती हैं, लेकिन उनका नाम कभी तेलुगु, तमिल, या कभी-कभी बहुत ज़्यादातर तो इंग्लिश में होता है, आपने जैसे अब कहा। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी न किसी तरीके से स्पेशल बनाना चाहते हैं। लोग जो फ़िल्म बनाते हैं, जो मेकर होते हैं, उनका यही मकसद होता है कि किस तरह से मैं लोगों तक अपनी रीच पहुँचाऊँ। मतलब ये फ़िल्म का मेरा नाम ही ऐसा होगा जो पहले लोगों तक पहुँचेगा।
तो मेरे ख्याल से जो ये एक बदलाव है और इसे हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अतिवादी हो जाता है इंसान। मतलब फ़िल्म का नाम कुछ और है और सब्जेक्ट कुछ और है, नाम कुछ और रख रहे हो आप। ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन चूँकि आम भाषा में हम लोग भी ज़्यादातर हिंदी का और इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर फ़िल्म का नाम टूरिस्ट हो गया तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। और बस ये है कि फ़िल्म से रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और इसको हम एक बदलाव के तरीके से देखते हैं कि एक चेंजेस है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फ़िल्मों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। जी, यदि हम बातचीत करें निर्देशन की बारीकियों की, क्योंकि आप एक फिल्म निर्देशक हैं, किस तरीके की बारीकियां देखनी पड़ती है एक फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में? जी, एक जी। निर्देशक को किन किन चीज़ों की बारीकियां देखनी पड़ती है? एक फिल्मों में निर्देशक का कितना दखल होता है, उनकी जी, कितनी जी। बड़ी भूमिका होती है? जी, जी। बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत बड़ा भी है। एक्चुअल में निर्देशक जो होता है वो जब उसके हाथ में जब से स्क्रिप्ट आती है या जब कभी-कभी खुद भी लिखता है, तो उसके पास हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी होती है। उस फ़िल्म से जुड़े हुए हर एक पहलू पर उसे बहुत बारीक नज़र रखनी होती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो उसने स्क्रिप्ट देखी है, उसको एज़ इट इज़ पर्दे पर उतारना है। सपोज़ कि कोई ग्रामीण परिवेश की आपकी कहानी है, तो उस फ़िल्म में ग्रामीण परिवेश और उसका कल्चर, उसकी एक्टिविटीज़ सब कुछ वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आम तौर पर बहुत होता है हमारे इर्द-गिर्द जो होता है। तो सबसे ज़रूरी जो डायरेक्टर का काम आज की तारीख में है, पहले किसी ज़माने में तो लोग किस्से कहानी जैसे फ़िल्म भी बनाते थे, लोग चलती, लेकिन आज सिनेमा बहुत रियलिस्टिक हो गया है। ज़रा-सा भी आपकी फ़िल्म में ड्रामा दिखने लगेगा तो लोग उससे उनका मन अलग हो जाएगा, उचट जाएगा। तो इसको हमें कोशिश करनी होती है कि सबर्बन की अगर फ़िल्म है तो उसमें हाई-फ़ाई कल्चर भी दिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर रीजनल फ़िल्म है तो उसमें हमें वो कल्चर दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो फ़िल्म की कथा है, पटकथा है, उसके हिसाब से हमें फ़िल्म को पर्दे पर उतारने के साथ ही फ़िल्म में संवाद अदायगी, अगर मान लीजिए रीजनल टच है फ़िल्म का या कोई स्थानीय सब्जेक्ट है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत भाषा बोली को भी हम लोग जोड़ करके रखते हैं फ़िल्म से, ताकि लोग उससे कनेक्ट हो सके। राजस्थान का कोई कल्चर से रिलेटेड कोई फ़िल्म है तो थोड़ा बहुत हिंदी में ही है फ़िल्म, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत राजस्थानी टच भी देना ज़रूरी होता है, ताकि एक दिमाग में एक साइकोलॉजी बने कि हाँ, मैं राजस्थान की फ़िल्म देख रहा हूँ। उन सब चीज़ों के साथ ही गीत, संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक निर्देशक को समझना, क्योंकि हमारी भारतीय फ़िल्मों में संगीत का शुरू से ही बहुत अहम योगदान रहा है। लोग बहुत सारे तो दर्शक ऐसे हैं जो सिर्फ़ म्यूज़िक के लिए फ़िल्म देखने जाते हैं, गानों के लिए देखने जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में भी हैं जो सिर्फ़ 1-2 गाने हिट हो जाने की वजह से ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बहुत बड़ी हिट हुई। तो म्यूज़िक का समझ भी आपको होना चाहिए। उसके साथ ही फ़िल्म बन जाने के बाद डबिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। डबिंग से भी फ़िल्में इनबैलेंस हो जाती हैं। जो जैसा किरदार है उसके हिसाब से ही उसकी डबिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जब अभिनेता फ़िल्म में एक्टिंग करता है तो उसको उसी तरीके से फिर आवाज़ में भी अभिनय करना होता है। ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। डबिंग भी अगर थोड़ा-सा आपकी प्रॉपर नहीं हुई तो भी चीज़ें आपको खटकने लगेंगी, दर्शकों को खटकने लगती हैं। साथ ही इतना सब हो जाने के बाद फिर सिनेमा को आम दर्शकों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये भी निर्देशक की ज़िम्मेदारी होती है, और इस ज़िम्मेदारी को समझे बगैर मेरे ख्याल से सिनेमा को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बना लेते हैं, आपने सिनेमा निर्देशित किया, बनाया, तो वो पब्लिक तक कैसे पहुँचे और उससे रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बिज़नेस भी है, एक सोशल वर्क भी है, क्रिएटिव जॉब भी है, साथ-साथ एक बिज़नेस भी है। अगर बिज़नेस नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में लोग सिनेमा क्यों बनाएँगे? तो ये चीज़ भी समझना, फ़िल्मों की मार्केटिंग को समझना, और आप अपनी फ़िल्म को किस तरह से व्यावसायिक प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाएँगे, आप अपनी सोशल इश्यूज़ की फ़िल्म को भी किस तरह से व्यावसायिक तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, ताकि फ़िल्म में लगा हुआ पैसा भी रिकवर हो और आपकी बात लोगों तक पहुँचे। ये भी निर्देशक की ज़िम्मेदारी होती है। तो कह सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक निर्देशक एक ऐसा होता है, जस्ट लाइक इंजीनियर जो एक पूरी बिल्डिंग को खड़ा करता है, फर्निशिंग तक उसको पूरा, और एक उसकी मार्केटिंग के लिए उसको तैयार करता है। तो ये हर एक पहलू के बारे में जानकारी होना, सीखना, ये सब ज़रूरी होता है, और जानकारी होती है सीख कर, समझ कर, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है एक निर्देशक के लिए। जी, पढ़ा लिखा बात होना करें ज़रूरी सनोज होता है। जी, जी। चूँकि लॉकडाउन का जो समय था वो बहुत लंबा समय हाँ था। जी। सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। लोग मोबाइल पे धीरे-धीरे आश्रित हो गए। पढ़ाई के लिए भी लोगों ने जी। डिजिटल चीज़ों को अपना लिया था। तो क्या इसका असर फ़िल्मों पर आपको दिखा है? क्योंकि एक लॉकडाउन में बंदी के बाद जो लोग वापस आए हैं,
फिल्म सिनेमा हॉल तक लोगों को ले जाना कितना मुश्किल हो पा रहा है, या फिर चीज़ें एज इट इज़ है? निर्देशक के तौर पर आप क्या कुछ ये देख पाए हैं? आज की तारीख में मेरे लिए बहुत आपने जो सवाल किया है, ये सिनेमा के सामने सबसे बड़ा सवाल है आज। लॉकडाउन से पहले तक का सिनेरियो बहुत अलग था, लेकिन लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा अगर दुनिया किसी की बदली है तो फिल्म इंडस्ट्री की। पहली बात तो कि 2 साल तक सिनेमा बंद रहने के बाद लोगों की हैबिट ख़त्म हो गई सिनेमा हॉल में जाने की। पहले तो लोग कोविड के डर से नहीं जाते थे, ऐसा लगा लोगों की कोविड की वजह से शायद लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हर जगह अस्पताल से लेके और जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे, सब जगह लोगों की वापसी हो गई। लेकिन हमारा जो सिनेमा का दर्शक था वो वापस नहीं आया पूरी तरह से, जिसमें मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे, जिनमें आम दर्शक लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए, उसमें से 90% सिनेमा जो लॉकडाउन में बंद हुए वो दोबारा से शुरू नहीं हुए। उसमें 10% ही ऐसे सिनेमा हॉल बचे हैं जहाँ पर दोबारा से शुरुआत की उनकी, और इक्का दुक्का ही लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद दर्शक कुछ बदलाव चाह रहे हैं लोग, या लोगों के पास समय नहीं है कि सिनेमा हॉल में जाकर अपना टाइम स्पेंड करें। लोग मोबाइल पर फिल्म देखना चाहते हैं, लोग अपने घरों में OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखना चाहते हैं, क्योंकि सिनेमा अब बहुत आसान हो गया है। पहले लोग देखने जाते थे, अब सिनेमा खुद घर में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक चेंजेस है जो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लॉकडाउन के बाद से सिनेमा की दुनिया बहुत बदल गई, और बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जो बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में थी, उन्होंने अपना मूलधन जो लगा हुआ था वो भी रिकवर नहीं कर पाई फिल्में। सनोज जी के ऐसे यूथ हैं जो आज इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, जी। वो भी चाहेंगे कि फिल्म निर्देशक बनकर मैं एक कलाकार को गाइड करूँ, एक फिल्मों को डायरेक्ट करूँ, जी। उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे? रेखा जी, एक्चुअल में आज का जो युवा है वो सच में बहुत अट्रैक्ट है सिनेमा की तरफ, वो लोग काम करना चाहते हैं। डिजिटल हो जाने की वजह से सिनेमा बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो टेक्नोलॉजी तो आपको सीखना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको लॉजिकली भी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली आप शॉट लेना सीख गए कि एक सीन आपको मिल गया कि उसको कैसे पिक्चराइज करना है, लेकिन उसके अंदर जो एक सोल है, जो एक आत्मा है उस सीन की, उस प्रॉपर एक दृश्य की, उसको समझने के लिए आपको स्टडी भी करना ज़रूरी होता है। स्टडी आप बुक्स की भी कर सकते हैं, किताबों से कर सकते हैं, समाज की एक स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सोचें कि आपको सिर्फ शॉट्स लेने आ गए तो आप निर्देशक, तो मेरे ख्याल से आप अधूरी चीज़ें रह जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। और एक प्रॉपर तरीके से आपको एक एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिनेमा छोटा सब्जेक्ट नहीं है। एक सिनेमा ऐसा आप वो बनाने जा रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखेगी और उसको फॉलो करती है। तो आपकी सोच भी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें। सिखाने के लिए हमें भी सीखने की ज़रूरत होती है, और मेरा ही मानना है कि जल्दबाजी ना करें। आप अगर थोड़ा सा सीख कर आएंगे तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, और आपका करियर भी बहुत आगे तक जाएगा। आधी अधूरी तैयारी के साथ आएंगे तो फेल हो जाएंगे और आप में निराशा आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि थोड़ा पैसेंस रखिए, सीखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, उसके बाद आइए। जी, चूँकि आपने एक लंबा समय दिया है इस हाँ जी। क्षेत्र में, आपने जी। काम किया है, जी। कई पुरस्कार आपको मिले हैं, क्या कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप? पुरस्कारों की जहाँ तक बात आती है तो एक टेक्नीशियंस के लिए या कलाकार के लिए एक तरह से उपलब्धि होती है, और मेरा ये मानना है कि उसके अंदर उत्साह आता है कि हम कुछ और अच्छा करें, क्योंकि एक जो पुरस्कार या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत इंसान को बूस्टअप करती हैं, और इसको हमेशा एक ऊर्जा की तरीके से लेना चाहिए। मुझे कई सारे अवार्ड मिले मेरी लाइफ में, और मुझे लगा कि एक साल में एक अवार्ड मुझे कोई मिला तो एक साल की मुझे एनर्जी मिल गई। और ये परंपरा आगे बनी रहनी चाहिए, स्वस्थ परंपरा मेरे ख्याल से होनी चाहिए। और एक तरह से किसी भी टैलेंट को अगर आप अप्रिसिएट करते हैं, अगर उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा और अच्छी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। कोई भी पुरस्कार अगर मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि अब मुझे इससे बेहतर काम करना है। जी, सनोज जी, यदि हम बात करें, चूँकि आपने बताया कि हिंदी फिल्मों में आपने काम किया है, जी मूलतः बिहार से हैं, जी यूपी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, जी जी। मुंबई जाना हुआ, क्या कभी भोजपुरी फिल्मों की तरफ आपका मन नहीं गया, मस्तिष्क नहीं गया? नहीं नहीं, मेरा मन गया है कई बार, मैंने सोचा हूँ इस बारे में भी, लेकिन मैंने देखा कि जो भोजपुरी का जो दर्शक है, जो हमारा जो मेन जो दर्शक है, वो दर्शक वर्ग सिनेमा हॉल में जाता नहीं है, और जो सिनेमा हॉल में जाने वाले दर्शक हैं उनके लेवल की फ़िल्म बनाना मेरे बस की बात अब नहीं है।
तो इस वजह से मैं ऐसे असमंजस में पड़ा रहा हमेशा। कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी रहे हमारे बिहार से जो जिन पर अभी किसी ने काम नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से लोगों के सामने उनको लेके आऊं, लेकिन मैंने अपने बिजनेस जो हमारे लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जिन लोगों से मैंने बातचीत किया, तो वहाँ पर लगा कि नहीं, आपको एकदम प्योर कमर्शियल फिल्म बनानी है, उस तरह की जो 80 और 90 के दशक में बनती थी फिल्में, तो वैसी ही फिल्म लोग देखना पसंद करेंगे। आप इस तरह से करोगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर सिनेमा हॉल नहीं मिलेंगे। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक निर्देशक की जिम्मेदारी होती है कि एक फ़िल्म बनाने के बाद उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म पर लाएँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए मैंने हमेशा हमेशा दूरी बना कर रखा है इसमें। जी, एक अपडेशन का अभाव आपको हाँ, दिखा बिल्कुल उसमें। रहा है। यदि अ, हम बात करें एक जी। मेमोरेबल मोमेंट की, हाँ, क्योंकि हर इंसान का अपने उसके जीवन के कारण अनुभव में एक कुछ हाँ, ना कुछ जी। ऐसे क्षण ज़रूर आते हैं जिसे वो कभी नहीं भूल पाता। जी, जी, हाँ जी। क्या आपके जीवन में ऐसे पल हैं, ऐसे हाँ, सिचुएशंस हैं? जी हाँ, और मैं अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करना चाहूँगा, क्योंकि ये खुशी मेरे अंदर है, इसको मैं महसूस करता हूँ, शायद आप तक भी पहुँचे। जब मैं छोटा था, बचपन में, तो हम लोग खेल खेलते थे स्कूल से लौटते समय उन गलियों में, और ज़्यादातर सिनेमा की ही बात होती थी। कभी कोई किरदार अदा करता था, कभी कोई किरदार अदा करता था रास्ते में आते हुए हम लोग, चूँकि 1 डेढ़ किलोमीटर का फ़ासला था हमारे यहाँ से कॉलेज से। एक समय ऐसा भी आया कि जिन गलियों में, जिन रास्तों में मैं दूसरे कलाकारों की एक्टिंग करता था, या हमारे साथ के लोग एक्टिंग करते थे, उसमें से अधिकांश कलाकार मेरे साथ फ़िल्म में वास्तविक रूप से उन्हीं गलियों और उन्हीं रास्तों से उन्होंने काम किया मेरे साथ। बतौर एज ए फिल्म निर्देशक मैंने उनको निर्देशित किया। तो ये मेरे लिए लाइफ का बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट है कि जहाँ पर बचपन में सपने देखा करता था, ख्वाब देखता था जो मैं, वहाँ पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि वही सारे कलाकार मौजूद हुए और एक बहुत बड़ा सिनेमा बना, वो था गांधीगिरी। वो मोमेंट मेरी लाइफ में हमेशा अब तक, उससे बड़ा मेमोरेबल कोई अभी मेरी लाइफ में नहीं है। जी, जी, यदि आपकी आने वाले फ़िल्मों का ज़िक्र करें, जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आने जी, जी। वाले समय में क्या कोई फ़िल्में आपकी आने वाली हाँ हैं? जी, हाँ जी। अभी 3 मार्च को मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, गज़नवी। ये एक अलग तरह की सस्पेंस थ्रिलर फ़िल्म है, जिसको मैंने इस बार प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्टर भी हूँ मैं। और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये फ़िल्म गज़नवी पसंद आएगी। एक सस्पेंस थ्रिलर, एक अलग तरह की कहानी है उसकी। और मैंने जैसा कि हमेशा आपको बताया है कि मैं स्टोरीज़ पर बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, काम करना पसंद करता हूँ, और जब सब्जेक्ट कोई बहुत अलग होता है तभी मैं उस पे फ़िल्म बनाता हूँ। तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फ़िल्म का भी सब्जेक्ट एकदम अलग होगा, और एक अलग तरह का मनोरंजन आपको इसमें फ़िल्म में देखने को मिलेगा। जी, जी। कई ऐसे बच्चे हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में है कि मैं मुंबई जाऊंगा यदि मुझे फ़िल्मों के क्षेत्र में करियर बनाना है। क्या कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, कोई भी विधा हो, इस फ़िल्म में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एक्टिंग है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, डायरेक्शन है, राइटिंग है। तो आपको पहले तो अपनी तैयारी कर लेनी होती है, और वो तैयारी आप यहाँ घर पे भी रह कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई जाएँ। आप अपनी तैयारी के साथ जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, और आपसे लोग काम कराना भी चाहेंगे। अगर आप आधी-अधूरी तैयारी के साथ जाते हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर तो हैं, लेकिन आपको उस चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी फ़ील्ड में यहाँ से जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आस-पास काम शुरू करिए। आपके यहाँ भी आस-पास सिनेमा है, आपके आस-पास भी एक्टिविटीज़ हैं। आप भी अपनी शॉर्ट फ़िल्म बना सकते हैं, एज़ एक्टर, एज़ ए सिंगर आप गाना गाकर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ तक सक्षम हैं। लोग आपको अगर पसंद करेंगे, तो आप रातों-रात बैठे-बैठे लोग स्टार बनते हैं। अभी तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं, जहाँ पर लोग, गाँव में बैठे हुए लोगों ने कई सारे मिलियंस के गाने उनके वायरल होते हैं। तो वो एक्चुअल टैलेंट होता है, और मुझे लगता है कि आप सीख करके जाएँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा। जी, जी। क्या कुछ प्लानिंग है आने वाले समय की? फ़िल्मों के विषय में तो आपने बताया, इससे जी। परे यदि हम बात करें तो भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में एक्चुअली मैं इस साल जो 2023 की अभी शुरुआत हुई है, तो मैं एक बिहार पर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है शुरू से हमारे यहाँ का, मैं उस पर काम करना चाहूँगा, और जल्द ही इसकी चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्योंकि वो भी बड़ा एक सोशल इशू है, और हमारे यहाँ तो बिहार में हमेशा ही सोशल चीज़ों पर काम हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लोगों के सामने लानी हैं, जो अभी फ़िल्मों के माध्यम से नहीं आई हैं। आने वाले समय में यही कोशिश है कि एक बहुत बड़ा सिनेमा आप लोगों के सामने जल्द से जल्द लेकर आऊँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सनोज जी, और आपके माध्यम से निर्देशन की कुछ बारीकियाँ हमारे दर्शक जान पाएँ, क्या कुछ आपके जीवन अनुभव रहे, इन तमाम विषयों पर जी, आपने अपनी थैंक यू। यादें साझा की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत और कैसा लगा कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया लिख भेजिए हमें हमारे पते पर। पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।